Good morning once again. Welcome to our class. Today we are going to discuss about class 8th NCERT book CBSE RBC दोनों के लिए चैप्टर नंबर 3 ग्लिम्पसेस ऑफ पास्ट, जिसका एक पार्ट अपन ऑलरेडी बना चुके हैं। जिसको अगर आपने नहीं देखा हो तो पहले देख लीजिएगा कि किस प्रकार से जो है 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के बनने के बाद 150 सालों तक उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपना ध्यान व्यापार पर दिया, और व्यापार में जब पूरी महारत हासिल कर ली तो उसके बाद 1757 में पहला संघर्ष हुआ, और 1757 से 1758 के बीच का काल जो है वो अंग्रेज़ों द्वारा भारतीयों की सत्ता हथियाने का काल रहा है, जिसमें सभी राजाओं को उन्होंने बेघर कर दिया, यानी कि राजा सभी राज्यों पर अपना आधिपत्य कर लिया, अपना अधिकार कर लिया, और जनता परेशान हुई, त्रस्त हुई। इसी कारण से 1857 का विद्रोह हुआ। अब 1857 के विद्रोह के बाद भी हमें आज़ादी जाकर 1947 में मिली, यानी फिर से इसके 90 सालों बाद तक हमें इसी संघर्ष के दौर से गुजरना पड़ा। तो इस चैप्टर में अपन पढ़ रहे हैं 1757 से लेकर 1857 के बीच। तो पहले अपन ने कुछ शहीदों के बारे में चर्चा की, उसके बाद वहाँ की स्थिति, राजे महाराजाओं की क्या स्थिति थी इसके बारे में चर्चा की, उसके बाद वहाँ अंग्रेज़ों की सोच के बारे में और राजा राम मोहन राय के बारे में चर्चा कर चुके। आज अपन उनके ऑपरेशन यानी दमन के बारे में बात करेंगे कि भाई ब्रिटिशर्स ने 1765 से 1835 तक यानी 1765 से 1835 तक किस प्रकार से यहाँ के लोगों को ऑपरेट किया, यहाँ के दमन किया, उनका शोषण किया, इस बारे में। बट द ब्रिटिश कंटिन्यू टू ऑपरेस इंडियंस, लेकिन भारतीयों को कंटिन्यू वो दबा रहे थे, उनको ऑपरेस कर रहे थे, उनका दमन कर रहे थे। इन 1818 दे हैड पास्ड रेगुलेशन थर्ड, और 1818 में 1818 में उन्होंने रेगुलेशन थर्ड पास कर दिया। अंडर इट एन इंडियन शुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन ए कोर्ट, और इस कानून के तहत ये प्रावधान किया गया कि भाई किसी भी भारतीय को बिना किसी कोर्ट ट्रायल के सीधा जेल भेजा जा सकता है। वर्तमान समय में क्या है, अगर किसी व्यक्ति को कोई व्यक्ति अगर कोई अपराध कारित करता है तो उसको संबंधित पुलिस पकड़ती है, उसको कोर्ट में पेश करती है, कोर्ट में उसके जो भी सबूत वगैरह है वो रखे जाते हैं, फिर डिसीजन कोर्ट करता है और उसको जेल भेजा जाता है। लेकिन यहाँ 1818 अधिनियम के द्वारा इस तरह का प्रावधान कर दिया कि वे किसी भी भारतीय को बिना किसी मुकदमे के सीधा जेल में भेजा जा सकता है। ये उनकी अनीति की ओर एक बढ़ता हुआ कदम था। All the time British officers in India drew big salaries and also made fortunes in private business, और जो भी अंग्रेज लोग यहाँ भारत में आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी हुआ करते थे, इनको अधिकारियों को बहुत बड़ी तनख्वाह दी जाती थी, और इसके अलावा इनको अपना खुद का व्यापार करने की भी स्वतंत्रता थी। तो इसलिए जो है नौकरी तो कंपनी की या ब्रिटिश राज की करते, वहां से तनख्वाह भी उठाते और अपना व्यापार ही करते, और अपने व्यापार में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने के लिए भारतीयों का दमन, भारतीयों का शोषण करते थे। इसके बाद देखो क्या हुआ, 1829 ब्रिटेन वॉज एक्सपोर्टिंग ब्रिटेन गुड वर्थ 7 करोड़ रुपये टू इंडिया। अभी एक साल की बात है कि 1829 ईस्वी में ब्रिटेन ने भारत में 7 करोड़ रुपए का सामान भेजा। भारत में अकेले में 7 करोड़ रुपए उस समय का सामान भेजा था, यानी कितना बड़ा उनका व्यापार था, इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। इसके बाद देखो, गवर्नर जनरल बेंटिक रिपोर्टेड बैक होम, ब्रिटिश प्रपोज द कंपनीज लूट वाइल इंडियन इंडस्ट्रीज बिगन टू डाई, और इस प्रकार से इस कंपनी के जो लूट थी, यानी कंपनी के द्वारा जो सामान खुद का बेचा जा रहा था, भारतीय उद्योग धंधे मरने शुरू हो गए, यानी बंद होने की कगार पे आ गए। गवर्नर जनरल बेंटिक रिपोर्टेड बैक होम, और गवर्नर जनरल जो बेंटिक था, विलियम बेंटिक, उसको वापस बुला लिया गया इंग्लैंड।
द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द पेन्स ऑफ इंडिया। और उसने क्या कहा था, उसने ये कहा था कि द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द पेन्स ऑफ इंडिया, यानी जो ये बोन वीवर्स है, कपास की खेती करने वाले या जुल्हा वर्ग के जो लोग हैं, ये ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया, भारत के अंदर जो इस प्रकार से व्यापार उद्योग धंधे को नष्ट करने का कार्य किया, और इसने कुछ सहानुभूति रखने वाला व्यक्ति था, इसलिए इसको वापस बुला लिया गया। इसके बाद देखो डिससेटिस्फैक्शन, यानी कि किस प्रकार से असंतोष बढ़ता गया। 1835 से लेकर 1856 के बीच में बहुत ज़्यादा असंतोष बढ़ा। एजुकेशन इन इंडिया वाज इन पर्शियन एंड संस्कृत, भारत की जो शिक्षा थी वो शिक्षा संस्कृत और पारसी में थी। लेकिन इन 1835 एन इंग्लैंड नेम्ड मैकाले सजेस्ट ए चेंज, और 1835 ईस्वी में एक मैकाले नाम का जो व्यक्ति था, उसने ये सुझाव दिया कि भाई अगर भारत पे लंबे समय तक राज करना है तो यहाँ की शिक्षा नीति को बदलना पड़ेगा। और इसी तरह से उन्होंने 1835 में मैकाले ने आज की ज़माने की जो इंग्लिश शिक्षा है उसका नींव रखी, और उसका उद्देश्य ये था कि भारतीय पढ़ लिख कर नौकर बन सके, अपने अंग्रेजों के लिए क्लर्क का काम कर सके। अगर बाहर से अंग्रेजों को बुलाते हैं तो वो ज़्यादा सैलरी लेते हैं, जबकि यहीं के भारतीय लोग ही जो कि शकल सूरत से तो भारतीय हो लेकिन दिमाग से अंग्रेजों की तरह सोचे, इस उद्देश्य से उन्होंने शिक्षा प्रणाली का चेंज किया। हाल ही में आप सुन रहे होंगे नई शिक्षा नीति आ रही है, तो ये काफ़ी सालों बाद चेंज हुई है, 1986 के बाद। पहले ये 1835 के आसपास ये मैकाले वाली शिक्षा थी, फिर 1986 में बदली, और अभी जाके 2020 में फिर से जो है 19 में बनी और 20 में लागू हुई है। वी शुड टीच द नेटिव थॉट्स नेटिव थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज, और मैकाले ने क्या कहा कि हमें इनके यहाँ के स्थानीय लोगों को अंग्रेजी भाषा के माध्यम से पढ़ाना चाहिए। और ये गवर्नर जनरल जो थे, वायसराय थे, ये भी एग्री हो गए कि बिल्कुल सही बात कह रहे हो। इसके बाद क्या हुआ, इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस क्लर्क्स to whom the British gave petty jobs under them, और यहाँ अंग्रेजी शिक्षा ने यहाँ भारतीयों को क्लर्क बना दिया, जिनको कि अंग्रेज छोटी मोटी नौकरी दे देते थे अपने नीचे। इंसिडेंटली इट ऑल्सो प्रोड्यूस ए न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, और इस प्रकार से ये एक फौज खड़ी होगी, एक नई पीढ़ी जो इंटेलेक्चुअल्स की खड़ी हुई। क्योंकि अंग्रेजी शिक्षा में जब पढ़ना लिखना सीख गए तो उन्होंने अंग्रेजी साहित्य भी पढ़ा, अंग्रेजी कंटेम्प्रेरी देशों के बारे में सारी चीज़ें पढ़ी, तो भारतीय शिक्षाविद भी तैयार हो गए, इंटेलेक्चुअल पर्सन भी बढ़े। वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर्स, और इन लोगों ने मिलकर ये तय किया कि भाई हमें भी अपने ब्रदर्स को, अपने भाइयों बहनों को पढ़ाना है। एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मैटेरियल कंडीशंस, और उनकी जो कंडीशन है उस स्थिति को अच्छा करने का प्रयास हमें करना है। फॉर दैट वी मस्ट कन्वे आवर ग्रीवियंस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, और इसीलिए उन्होंने कहा कि भाई इसीलिए इससे संबंधित हमें प्रस्ताव ब्रिटिश पार्लियामेंट में रखना चाहिए। फिर देखो क्या होता है, By 1856 यानी 1856 तक द ब्रिटिश हैड कॉन्कर्ड द होल इंडिया। देखो पहले क्या था, ये स्टेट्स बचे हैं सिर्फ, बाकी सारा ब्रिटिश एरिया हो गया। और पहले के समय में क्या था, पूरे पहले वाला नक्शा आपने देखा, उसको देखो और इसको वापस देखो बुक में। 1856 में ये हालत हो गई, 1765 के बाद 1856 की ये हालत जो है, 90 सालों 91 साल में इतने जगहों पर जो है कब्जा कर लिया अंग्रेजों ने। दे कैरिड लिटिल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडियन, दे कैरिड लिटिल, वो भारतीयों की आवश्यकता की अंग्रेजों को कोई फिक्र नहीं थी, वो इसकी चिंता बिल्कुल भी नहीं करते थे। ओवर किंग्स हैव बिकम पपेट्स एंड वी हैव लॉस्ट ओवर ओल्ड जॉब्स। अब ये लोगों में ये असंतोष बढ़ने लगा कि हमारे राजा तो जो है वो कठपुतली बन चुके हैं अंग्रेजों की, और हमारे जो जॉब्स थे, जो नौकरियां थी, वो भी चली गई, एंड लैंड्स, और ज़मीन भी चली गई। दे आर कन्वर्टिंग
आवर ब्रदर्स, और वो धर्म का प्रचार भी कर रहे हैं, हमारे भाइयों को जो है क्रिश्चियन बनाने का काम भी हो रहा है। यू ओनली टॉक, डू समथिंग टू ड्राइव आउट देम। अब उन्होंने कहा तुम तो सिर्फ बातें ही करते रहोगे, कुछ ऐसा काम करो जिनसे कि उनको यहाँ से भगाया जा सके। तो इस प्रकार से ये असंतोष बढ़ने लगा, ये डिससेटिस्फैक्शन था, असंतोष था। अब इसका परिणाम क्या निकला देखो आगे। फिर उसके बाद स्पार्क यानी जो चिंगारी है, चिंगारी कैसे निकली 1857 की, 1855 से 57 के बीच ऐसा कौन सी घटना घटी 2 सालों में कि तुरंत जो है ये रिवॉल्यूशन हुई। टैक्सेस कंटिन्यू टू ruin द पीजेंट्स, पीजेंट का मतलब किसान, तो किसानों के ऊपर जो टैक्सेस थे, बहुत ज़्यादा कर होना, बहुत ज़्यादा टैक्स होने से ये उनको बर्बाद कर रहे थे। इन बंगाल द सांथाल्स who had lost their lands under new land rules became desperate, और बंगाल के अंदर सांथाल लोग जो थे, जो नई भूमि नियम के अनुसार अपनी जमीन खो बैठे थे, वो बहुत निराश चल रहे थे, उन्होंने विद्रोह कर दिया। इन 1855 दे रोज इन रेबेलियन एंड मसाकरी, और 1855 ईस्वी में उन्होंने विद्रोह कर दिया, भयंकर मारकाट मचाई। यूरोपियंस एंड दियर सपोर्टर्स अलाइक, और उन्होंने अंग्रेजों और अंग्रेजों की सहायता करने वाले सभी को जो है बड़ी पैमाने पर उनकी हत्या कर दी, उनको मारा और विद्रोह को बिगुल बजा दिया। ये तो था बंगाल में। उसके बाद क्या हुआ देखो, डिसकंटेंट वाज ब्रीविंग इन ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी टू, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के अंदर भी असंतोष उठने लगा। द वाइट सोल्जर्स गेट्स यूज पे मेंशंस टू लिव इन सर्वेंट्स, और लोग ये बात करने लगे कि भाई जो अंग्रेज सिपाही है उनको तो बहुत बड़ी ज़्यादा तनख्वाह मिलती है, रहने के लिए बंगले मिलते हैं और सेवा के लिए नौकर चाकर भी मिलते हैं। वाइल वी गेट पेटियंस एंड स्लो प्रमोशन, जबकि हमें तो थोड़ा बहुत पगार मिलती है और हमारा प्रमोशन भी नहीं होता जल्दी जल्दी, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। द अंग्रेज आस्क अस टू क्रॉस द सी विच इज अगेंस्ट आवर रिलीजन, और अंग्रेज हमसे ये समुद्र पार करने का भी बोल रहे हैं जो कि हमारे धर्म के विरुद्ध है। हु इज द टोपी वाला टू अबोलिश ओवर ओल्ड एज कस्टम्स, ये टोपी वाले कौन होते हैं, यानी अंग्रेज कौन होते हैं जो कि हमारे इन परंपराओं को खत्म करे। वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज, हमें इन अंग्रेजों को बाहर भगाना ही होगा। सिपाही मंगल पांडे अटैक द एडजंक्ट ऑफ हिज रेजिमेंट एंड वाज एग्जीक्यूटेड, ये मंगल पांडे जो था इसने कहा हमें अंग्रेजों को भगाना ही पड़ेगा, और उसके बाद इन्होंने विद्रोह कर दिया। विद्रोह के बाद जब ये पकड़े गए तो इनको फांसी की सजा दी गई। थाउजेंड्स ऑफ अदर सिपाहीज रिवोल्टेड, इसके मंगल पांडे के बाद हजारों दूसरे सिपाहियों ने भी विद्रोह कर दिया। दे वर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर यूनिफॉर्म्स, और उन्होंने भी जो है इस प्रकार से उनको यूनिफॉर्म छीन ली गई, उनको बेइज्जत किया गया। ह्यूमिलिएटेड एंड पुट इनटू आयरन्स, और उनको बेइज्जत किया गया और उनको जेल में बंद कर दिया गया। तो ये एक सैनिक विद्रोह की शुरुआत हुई। इसके बाद देखो अब सैनिक विद्रोह क्यों हुआ, इसका कारण जो था वो भी यहाँ देख लेते हैं। फ्यू इंग्लिश मैन हैज केयर टू अंडरस्टैंड इंडियन कस्टम्स और पीपल्स माइंड, यानी बहुत अंग्रेज लोग जो है भारतीयों की परंपरा या भारतीयों के दिमाग को पढ़ने में असमर्थ रहे, बहुत कम पढ़ पाए। ओ प्राउड ब्राह्मण सोल्जर, डू यू नो दैट द ग्रीस ऑन द बुलेट यू हैव टू बाइट इज मेड द फ्रॉम द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स। अब ये जो व्यक्ति है इसने जो ब्राह्मण सिपाही था उससे कहा कि हे ब्राह्मण, क्या तुम्हें पता है कि जो गोलियां जो बुलेट्स तुम यूज करते हो इन इनफील्ड राइफल्स में, तो इनके अंदर जो चिकनाई होती है जिनको आप दांतों से काट के गोली निकालते हो, वो चिकनाई गाय और सुअर के मांस से बनी है, उनकी वसा से, उनकी चर्बी से बनी है, फैट से बनी है। तो ये कहता है क्या, व्हाट, क्या,
और इसी प्रकार से ये जो मुस्लिम सिपाही है ये भी सुन रहा था, व्हाइट मैन हैज डिसीव्ड अस टू, यानी व्हाइट मैन ने, अंग्रेजों ने हमें भी धोखा दिया। यानी कि जिस प्रकार से गाय हिंदुओं के लिए बहुत पवित्र पशु माना जाता है, उसी प्रकार से मुस्लिमों के लिए सुअर की वही संज्ञा है। उसके बाद देखो, सून चपातीज वर सेंट फ्रॉम विलेज टू टेल द पीपल दैट देयर एम्परर वुड वांट देयर सर्विसेज। और इसके बाद एक क्रांति की रणनीति बनी। पुराने समय में अभी जितने हैं उतने संचार के साधन तो होते नहीं थे, बहुत कम संचार के साधन थे, फिर भी आपस में इस प्रकार से गुप्त रूप से प्लानिंग बनी और एक दूसरे को चपाती, रोटी जो है, रोटी और कमल का फूल, ये दोनों चीजें जो है, कमल का फूल तो सैनिकों के लिए और रोटी आम नागरिकों के लिए कि भाई हमें हमारे राजा की क्या है, सपोर्ट करने की जरूरत है, अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने की आवश्यकता है। इस प्रकार से ये रोटी एक दूसरे को आदान प्रदान करते, इसका मतलब ये भी क्रांतिकारी है और ये भी क्रांतिकारी है। यस, ऑल माई विलेज मैन विल बी रेडी। और जिसको जिम्मेदारी सौंपी जाती वो कहता हाँ मेरे गांव के सब लोग तैयार है। सिमिलरली लोटस फ्लावर सर्कुलेटेड अमंग द इंडियन सोल्जर्स। और इसी प्रकार से भारतीय सैनिकों के बीच में लोटस यानी कमल के फूल सर्कुलेट किए जाते। डेथ टू द फॉरेनर्स, अब फॉरेनर्स को मार भगाओ। द masses gave all help and shelter to the patriots। और इस प्रकार से जनता ने भी बहुत मदद की और इन क्रांतिकारियों को रहने के लिए आश्रय भी दिया, लेकिन किसी कारण से क्रांति सफल नहीं हो पाई, क्रांति असफल हो गई। क्रांति असफल होने के पीछे भी कई कारण रहे। अब देखो क्रांति कब शुरू हुई, ये 1857 की क्रांति होगी। देखो, देन देयर वॉज ए रिवोल्ट आउटब्रेक इन मेरठ। और उसके बाद मेरठ के अंदर क्रांति की शुरुआत हुई। सबसे पहले मेरठ में शुरुआत हुई। द सिपाही मार्च टू दिल्ली। और यहाँ मेरठ के बाद सिपाही कहाँ रवाना हो गए, दिल्ली के लिए रवाना हो गए। और उन्होंने कहा क्या, लॉन्ग लिव आवर एम्परर बहादुर शाह। मुगल शासक था अंतिम सम्राट बहादुर शाह, उसके नेतृत्व में कि भाई वो हमारी क्रांति का नेतृत्व संभालेंगे, ये बहादुर शाह है, ये हमारी क्रांति का नेतृत्व संभालेंगे। तो इनके नेतृत्व में सारे लोग दिल्ली गए और उन्होंने कहा हमारा राजा अमर रहे, जिंदाबाद जिंदाबाद, ऐसे नारे लगाते हुए वो दिल्ली की तरफ कूच कर गए बहादुर शाह के नेतृत्व करने के लिए। द रिबेलियन स्प्रेड वाइडर। और इस प्रकार से क्रांति बहुत जगह फैल गई, बहुत पूरे विशाल क्षेत्रों में फैली। मैनी लैंडलॉर्ड्स हैड लॉस्ट देयर लैंड्स बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज एंड दे वर श्योर। अब बहुत सारे लैंडलॉर्ड्स जो जमींदार थे उन्होंने भी नए कानून के तहत अपनी बहुत सारी जमीन खो दी थी और इसीलिए वो भी अब गुस्सा थे, वो भी अंग्रेजों को सबक सिखाना चाह रहे थे। द वाइट मैन्स रूल मस्ट एंड, वो भी ये चाहते थे कि इन गोरों का कानून खत्म होना चाहिए। यस वी विल हेल्प यू। और इस प्रकार से ये भी आम जनता और सिपाहियों का मदद के लिए जो जमींदार वर्ग के लोग थे, जो लैंडलॉर्ड थे, वो भी तैयार हो गए। और इस प्रकार से क्रांति का बिगुल बजा और क्रांति भयंकर तरीके से हुई। इसके बाद देखो फ्रीडम फाइटर्स, कुछ फ्रीडम फाइटर्स है जो 1857 की क्रांति में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसमें से देखो सबसे पहले, अब किसी एक का नाम लेना तो बहुत बेमानी होगी, बहुत सारे थे। मैनी फॉर्मर रूलर्स लाइक बेगम हजरत महल ऑफ लखनऊ वर बिटर। और इसके बाद बहुत सारे जो पुराने राजा थे वो भी किसानों के या उनके सैनिकों के साथ आ गए, जिनमें ये पूरे रानी लखनऊ की जो रानी थी हजरत बेगम हजरत महल। द वाइट मैन हैज टेकन अवे माई किंगडम। और इन्होंने कहा भाई इन गोरे लोगों ने मेरा साम्राज्य लूट लिया तो मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। दे ज्वाइन द यूजर्प अगेंस्ट द फॉरेनर। और इन्होंने भी फॉरेनर्स के विरुद्ध, अंग्रेजों के विरुद्ध बिगुल में शामिल हो गए। पॉपुलर लीडर्स लाइक मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैजाबाद टोल्ड द पीपल। अब जहाँ के हम फैजाबाद के जो लीडर थे मौलवी, ये भी जो है इनके सिपाहियों के साथ हो गए। इन्होंने भी संबोधित किया राइज ब्रदर्स राइज, यानी उठो
भाइयों उठो, द अंग्रेज इज ड्यूनिंग आवर लैंड, अंग्रेज हमारी जमीन को बर्बाद कर रहे हैं, हमारे देश को बर्बाद कर रहे हैं। द पीपल रोज एवरीवेयर, इन बरेली, कानपुर, इलाहाबाद, हर जगह जो है लोग विद्रोह के लिए तैयार हो गए, चाहे वो बरेली हो, चाहे वो कानपुर हो या दूसरी जगह हो, सब जगह लोग रिबेलियन कर रहे थे। क्रांति शुरू हुई, क्रांति का बिगुल बजा और हर जगह लोगों ने सपोर्ट किया। इसके बाद देखो, अजीमुल्ला खान टोल्ड तात्या टोपे, अजीमुल्ला खान जो है उन्होंने तात्या टोपे से कहा कि वी शुड हैव पेशवा नाना साहेब एज आवर लीडर इन दिस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, कि भाई हमें पेशवा ये नाना साहब जो है, इन नाना साहब को अपना लीडर मान लेना चाहिए इस युद्ध में। द पेट्रोट्स पाउंस्ड अपॉन द ब्रिटिश एंड फॉट फिच्ड बैटल्स ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया, और इस प्रकार से उत्तर भारत में ये जो क्रांतिकारी लोग थे, जो पेट्रोट्स लोग थे, ये पहुंचे और उत्तर भारत में हर जगह अंग्रेजों से मुकाबला किया। 85-year-old कुंवर सिंह ऑफ बिहार रिसीव्ड ए बुलेट इन हिज रेस्ट, और इस प्रकार से 85 साल के कुंवर सिंह जो थे बिहार के, उनके भी यहाँ आर्म में बाह में जो है बुलेट लगी, गोली लगी इस क्रांति के दौरान। मदर गंगा दिस इज माय लास्ट ऑफरिंग टू यू, और उन्होंने भी जो है ये कहते हुए कि हे गंगा माया, ये मेरी आपको अंतिम जो उपहार है, अंतिम उपहार के रूप में मैं आपको अपनी जान अर्पित करके जा रहा हूँ। देश के संघर्ष के लिए, देश को बचाने के लिए मैं अपना तन मन धन सब कुछ अर्पित करके जा रहा हूँ। इस प्रकार से बहुत सारे और भी रहे, रानी लक्ष्मीबाई ने भी संघर्ष लड़ा जैसे कि आप जानते हो, या अंग्रेजों के विरुद्ध खूब सारे लीडर्स ने लड़ा, लेकिन 1857 की क्रांति इस प्रकार से चली। और इसके असफल होने के पीछे मुख्यतः कुछ कारण रहे हैं, कुछ रीजंस, जिनमें कि अपन मान सकते हैं कि उस समय कोई एक लीडर नहीं था, किसी एक लीडर के अंडर में सारे नहीं एकत्र हो पाए, या दूसरा कारण अपन ये मान सकते हैं कि उस समय संचार की व्यवस्था नहीं थी, तो कोई एक डेट फिक्स नहीं हो पाई कि किस जगह किस तारीख को क्रांति करेंगे, एक रणनीति नहीं हो पाई। और तीसरा ये भी था कि वो दिल्ली की तरफ कूच कर गए, इसके बजाय यहाँ अजमेर के आसपास आते तो यहाँ छावनी थी राजस्थान में, यहाँ अगर अधिकार कर लेते तो हो सकता है ये संघर्ष में हम जीतते और हमारा देश शायद 90 साल पहले आज़ाद हो जाता। तो इस प्रकार से 1757 से 1758 के बीच में जो घटनाक्रम घटा, उनकी हल्की सी एक झांकी हमने इस चैप्टर के माध्यम से समझने का प्रयास किया है। बाकी हिस्ट्री की क्लास में आप इसको और ज़्यादा डिटेल से पढ़ोगे, तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इसी आशा के साथ आज के इस सेशन को यही समाप्त करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।